और सामने दो। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी लिखे आप लोग, कक्षा 10 हिंदी। हम लोग लिखे कक्षा 10 हिंदी। तो हम लोग हिंदी के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है काव्य के बारे में पढ़ा था कि काव्य क्या है। तो मैं आपको बताया था काव्य छंदोबद्ध रचना जो है काव्य कहलाती है, लयात्मक होती है और काव्य को गाया भी जा सकता है। काव्य को गाया भी जा सकता है क्योंकि यह जो है छंदोबद्ध जो है रचना मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने काव्य साहित्य के विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि काव्य साहित्य का विकास मतलब किन किन चरणों में जो है मतलब विकसित हुआ है, यानी किसके द्वारा जो है काल का विभाजन किया गया। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी काव्य साहित्य के विकास को 4 भागों में जो बांटा था। तो हमने जो है आदिकाल के बारे में आप लोगों को बताया था कि मतलब आदिकाल की स्थितियाँ कैसी थी, आदि काल की विशेषताएं क्या थी, है ना। इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। तो आज फिर एक बार चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। तो लिखिए आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है कि विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, कभी आदिकाल की विशेषताएं पूछ लेगा या फिर कभी जो भक्ति काल की विशेषताएं पूछ लेगा या रीतकाल की विशेषताएं पूछ लेगा। विशेषताओं से संबंधित के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं आदिकाल। आदिकाल की विशेषताएं क्या है। ठीक है, कुछ काल की विशेषताएं होती हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, तो हम चलिए नंबर 1 हम इसमें लिखते हैं आदिकाल की विशेषताओं में पहली चीज क्या है। तो लिखिएगा इसमें वीररस प्रधान की, वीररस प्रधान, वीररस इस काल में, लिखिए इस काल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। इस काल में लिखिएगा इस काल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। वीर रस की, इस काल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। प्रधानता पाई जाती है। इस काल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। आप रस के बारे में हमने आपको बताया था, रस क्या होता है। रस की मैं बताया था आपको, वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है ना। तो वीर रस कहाँ पर होता है, जहाँ पर युद्धों का वर्णन किया जाता है, जहाँ पर युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो योद्धा जब लड़ाई करता है तो वीर रस से पूरी तरह से वह जो है मतलब भूतपूर्व रहता है। तो यहाँ पर यानी कि इस काल में युद्ध ज़्यादा हो, है ना। इस काल में युद्ध ज़्यादा हो तो इस काल में वीर रस की जो प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, नंबर 2 लिखिए प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना, यानी कि इसमें प्रबंध महाकाव्य लिखे गए। क्या लिखे गए, प्रबंध महाकाव्य लिखे गए। इसलिए इसमें क्या माना जाता है, इस काल की विशेषता क्या मानी जाती है, प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना, महाकाव्य लिखे गए। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ठीक उसी तरह से जो है आदिकाल में कुछ महाकाव्य लिखे गए। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तीसरी विशेषता लिखिए युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। ये काल की विशेषता है क्योंकि इस काल में जो है कभी लोग जो रचनाएं मतलब करते थे युद्ध के बारे में, जो राजा द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ठीक है, तो उस चीज़ का वर्णन उन्होंने इस तरह से किया कि मतलब अपने काव्यों के ऐसे लगता है कि मतलब उनके उस काव्य में जो है मतलब सजीवता है, जान है। ठीक है, यानी कि युद्धों का वर्णन उसने अपने काम में इस तरह से किया कि पढ़ने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब वो उनके सामने जो मतलब हम लोग के सामने वह युद्ध हो रहा है, यानी कि उसमें जान है। युद्धों का सजीव मतलब क्या होता है, जिसमें जान हो, एक निर्जीव होता है। यानी कि युद्धों का वर्णन, यानी कि इस काल के कवियों ने अपने आश्रय दातों की प्रशंसा में जो मतलब युद्धों का जो वर्णन किया, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो अपने आंखों से मतलब सामने भी देख रहे हैं। यानी कि हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह युद्ध हमारे सामने हो रहा है। युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है, यह हो गया। चौथी विशेषता लिखिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा।
आश्रय आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब क्या है? उस काल में, मतलब इस आदिकाल में, आदिकाल की जो समय सीमा हमने बताया था आपको, कितना बताया था? 1000 विक्रम संवत 1050 से 1375 हमने बताया, ये तो बताया था। तो यानी कि 1050 से लेकर 1375 का के बीच का जो समय था, इसमें मतलब जो राजा लोग हुआ करते थे, तो अपने राज दरबार में, ठीक है, कुछ कवियों को जो है रखते थे, ठीक है। वो कवि उनकी प्रशंसा में जो है वीर रस की कविताएं करते थे, वीर रस की जो है रचनाएं करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी थी इस काल में, यानी कि जो कवि राजा के दरबार में रहता था, वो अपने राजा का क्या करता था? वीर रस में, मतलब उनकी वीरत्व का संचार करने के लिए, उनमें वीरत्व का संचार करने के लिए वीर रस की कविताएं करता था, ताकि हमारा राजा जो है लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए और वह शत्रुओं से अपने जो है लड़े, ठीक है। तो यानी कि इस काल में आश्रय मतलब राजा के आश्रय में कवि लोग रहते थे। जैसे मान लीजिए अकबर बहुत बड़ा राजा वो था ना, सम्राट था, तो उसके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न। जैसे मान लीजिए बीरबल थे, टोडरमल थे, तमाम लोग ऐसे थे, है ना। तो अब यानी कि आश्रयदाता यानी कि विशेषताओं का मतलब होता है कि उस काल की विशेषताएं क्या है। जैसे मान लीजिए ये विद्यालय आपका है, तो इस विद्यालय की विशेषता क्या है? तो विद्यालय की विशेषता, मान लीजिए विद्यालय के निबंध लिखने के लिए आ गया, तो इसकी विशेषता को हम कैसे करेंगे कि हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा फील्ड है और इतने कमरे हैं, 6 से लेकर के इंटर तक की, वहाँ मतलब नर्सरी से लेकर इंटर तक की पढ़ाई की जाती है। तो क्या माना जाएगा? ये विशेषता माना जाएगा कि हमारे विद्यालय की ये विशेषताएँ हैं। हमारे हरे भरे जो फूल लगे, हरे भरे पेड़ हैं और पुष्प लगे हैं चारों तरफ, है ना। तो ये हमारे स्कूल की क्या मानी जाएगी? विशेषता मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से 1050 से लेकर 1375 के बीच का जो समय है, उसको क्या माना गया? आदिकाल माना गया। तो आदिकाल में कौन कौन सी विशेषताएं थी? विशेषता बहुत सारी है, अब ज्यादा लिखवा देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस काल में वीर रस की पहली बात क्या है? इस काल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। अर्थात इस काल में वीर रस की प्रधानता मतलब इस काल में जो भी मतलब काव्य लिखे गए, ठीक है, तो उसमें वीर रस पाई गई। क्या पाई गई? वीर रस जो है पाई गई। दूसरी चीज क्या थी? प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना नहीं, छोटी रचना, बहुत बड़े महाकाव्य की रचना नहीं की गई, ठीक है। युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन का मतलब क्या होता है? युद्ध यानी कि कभी लोग युद्धों का वर्णन इस तरह से करते थे जैसे लगता था कि हमारे सामने युद्ध जो है लड़ा जा रहा है, सजीव जाना जाती थी। तो चौथी विशेषता क्या? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब यह है कि कभी लोग राजा के दरबार में जो है रहते थे और उनकी प्रशंसा में जो है कविताएं करते थे, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें होगी। मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि आदिकाल की एक विशेषता बताइए, तो आप क्या बताइए? युद्धों का सजीव वर्णन, ठीक है। एक विशेषता और लिख लीजिए, बहुत अच्छी विशेषता है, संकुचित राष्ट्रीय भावना। संकुचित राष्ट्रीय भावना, संकुचित राष्ट्रीय भावना एक विशेषता, यानी कि इस काल में जो है राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती, ठीक है। राष्ट्रीय भावना मतलब लोग जो मतलब देश, मतलब पूरे देश के लिए नहीं करते थे। जब भारत बहुत बड़ा देश है ना, तो भारत बहुत बड़ा देश है, तो हमारे देश में 28 क्या है? 28 राज्य हैं, 29 राज्य, 8-7 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो कहने का मतलब यह है, तो अभी मान लीजिए हमारे देश पे आफत आ जाती है, तो सारे जो शासित प्रदेश है, चाहे मतलब प्रदेश है ना, तो सब लोग मिल करके जो है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर हमला करेगा, तो चाहे वो किसी भी जिले का हो, किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन वो भारत का हिस्सा तो है, तो सब लोग मिल करके क्या करेंगे? लड़ेंगे, है ना। लेकिन इस काल में क्या था कि हमारा देश जो है कई टुकड़ों में डिवाइड था, कई भागों में डिवाइड था। तो लोग जो है देश के लिए नहीं लड़ते थे, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए लड़ते थे। चाहे कोई विदेशी आए, चाहे कोई देशी आए, सब लोग सिर्फ अपने लिए लड़ते थे, पूरे देश के लिए नहीं लड़ते थे, पूरे गांव के लिए नहीं लड़ते। मान लीजिए आपके गांव का झगड़ा किसी दूसरे गांव से हो गया, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग? सारे गांव के लोग मिलकर के ना गांव से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें यानी कि सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, अपने गांव के लिए लड़ाई करते थे, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ते थे,
यानी कि संकुचित राष्ट्रीय भावना जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, ये 5 विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए इसको हो गए, अब मिटा देंगे इसको। अब कुछ रचनाएं हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है इसका, तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। तो हम लिखी है, ठीक है, आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है, लिखिएगा आदिकाल की रचना है। ठीक है, आदिकाल की रचना है और उनके कवि, आदिकाल की रचनाएं और उनके कवि और उनके रचनाकार, सही कवि, सही कवि लिखे चाहे रचनाकार लिखे, बात एक ही। ठीक है, आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार, लिखे आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, आदिकाल की रचनाएं यानी आदिकाल में मतलब कौन कौन की रचना लिखी गई और उनके जो है रचनाकार जो है कौन कौन है। ठीक है, ये चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए आप लोग जो है उपदेश रसायन रास, 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 उपदेश रसायन रास। अब इनकी रचनाकार आप लोग लिखिएगा, इनके जिन पदम सूरी, जिन दत्त सूरी, हाँ जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी। ठीक है, जिन दत्त सूरी हो गया, जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी हो गया। और लिखिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, लिखिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। सालिभद्र सूरी, सालिभद्र सूरी, सालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, सालिभद्र सूरी हो गया। पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, ठीक है, पंच पांडव चरित रास लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। पंच पांडव चरित रास, इसमें लिखिएगा सालिभद्र सूरी, सालिभद्र सूरी, सालिभद्र सूरी, पंच पांडव चरित रास, सालिभद्र सूरी। ठीक है, चंदनबाला रास, चंदनबाला रास, चंदनबाला रास, चंदनबाला रास। इसमें लिखिएगा आसगु कवि, आसगु कवि, आसगु कवि, ये कवि है जिनका नाम है आसगु। ठीक है, आसगु कवि, आसगु चंदनबाला रास। हम कितने रचना लिखी थे, उपदेश रसायन रास, जिन दत्त सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना, सालिभद्र सूरी, पंच पांडव चरित रास, सालिभद्र सूरी, चंदनबाला रास, आसगु कवि, आसगु कवि लिखिएगा, आसगु कवि, ये सा है, आसगु कवि है, आसगु कवि। और देख लीजिए बुद्धि रास,
पृथ्वी रास, ये भी है आसगु कवि, ये भी है आसगु कवि, ये भी है आसगु, ये भी है आसगु कवि, ये भी क्या है आसगु कवि, ये भी कौन है आसगु कवि। ठीक है, आसगु कवि हो गया, हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं और थोड़ा दूसरा देखते हैं और भी रचनाएं हैं। दोहा कोश, दोहा कोश, दोहा कोश लिखिएगा, दोहा कोश, दोहा कोश। ठीक है, इसके जो कवि माने जाते हैं हमारे दोहा कोश के कौन कवि माने जाते हैं, सरहपा, सरहपा। दोहा कोश के कवि कौन माने जाते हैं, सरहपा कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, सरहपा कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा श्रावकाचार, श्रावकाचार, लिखिएगा श्रावकाचार, श्रावकाचार, श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार के रचनाकार माने जाते हैं, वो माने जाते हैं देव सिंह, देव सिंह, वो माने जाते हैं देव सिंह, देव सेन माने जाते हैं। ठीक है, श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, देव सेन माने जाते हैं। ठीक है, और देखिए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सरहपा। कौन है, सरहपा। ठीक है, इनका एक नाम और है, राहुल भद्र भी कहते हैं और सरोज भद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो सरहपा माना जाता है, सरहपा माने जाते हैं। लेकिन हिंदी की प्रथम रचना अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे, श्रावका, श्रावकाचार, क्या बताएंगे, श्रावका। हिंदी की प्रथम रचना क्या है, श्रावकाचार है। अगर एग्जाम में पूछ ले हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो क्या बताएंगे, श्रावकाचार बताएंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है, पृथ्वीराज रासो किस कृष्ण मानी जाती है, तो ये मानी जाती है चंद्रवरदायी, क्या मैं बताया था है ना, चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी माने जाते। कौन माने जाता है, चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो रचनाकार कौन माने जाते हैं, चंद्रवरदायी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, चंद्र। अब देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को हमने परसों बताया था आपको। हिंदी का प्रथम रचना क्या है, पृथ्वीराज। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, जब पूछ लेगा अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वीराज रासो बताएंगे। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है तो क्या बताएंगे आप, चंद्रवरदायी बताएंगे। इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये रचना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि पहली रचना मानी जाती है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो ये प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा, चाहे अगर उसमें नहीं बोर्ड में नहीं पूछेगा तो मतलब हाफ ईयरली में पूछ लेगा, हाफ ईयरली में नहीं पूछेगा तो फिर वार्षिक में पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो। अब लिखिए परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो। अब परमाल रासो देखिए, परमाल रासो भी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं जगनीक माने जाते हैं। और माने जाते हैं एक कवि हुए जिनका नाम है जगनीक। इसी रचना को आला खंड भी कहा जाता है। ठीक है, आला बुरी की लड़ाई का वर्णन जो है किसमें है, तो इसी रचना में है। ठीक है, इसी रचना में माना जाता है कि आला बुरी की लड़ाई जो है, लड़ाई का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमाल रासो में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है,
और इसका एक नाम क्या है, आलाखंड है। इसका एक नाम आलाखंड माना जाता है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, जगनीक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। नरपत नाल लिखिए, नरपति, नरपति नाल। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं नरपति नाल माने जाते हैं। ये रचना जो है इसमें ये रचना श्रृंगार रस मानी जाती है। श्रृंगार रचना जो है श्रृंगार रस में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, श्रृंगार। बाकी जितनी रचना हमने सब आपको लिखवाया है, सब किसमें लिखी है, वीर रस में लिखी। लेकिन एकमात्र ऐसी रचना है जो मतलब किसमें लिखी गई है, श्रृंगार रस में लिखी गई है। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिएगा आप लोग, अब लिखिए कुमार रासो, कुमार रासो, कुमार रासो, कुमार रासो। अब कुमार रासो के रचनाकार माने जाते हैं हमीर रासो, हमीर, हमीर रासो लिखिएगा, हमीर, हमीर रासो। ठीक है, क्या हमीर रासो, हमीर रासो के रचनाकार माने जाते हैं सारंगधर, सारंग, सारंगधर माने जाते हैं। सारंगधर लिखिएगा, सारंगधर माने जाते हैं। ठीक है, कौन माना जाता है, सारंगधर। ये हमीर रासो के रचनाकार हो कौन हो, सारंगधर। लिखिएगा सारंगधर। और लिखिएगा विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। दलपति विजय, दलपति विजय, दलपति विजय, दलपति विजय माने जाते हैं। माने जाते हैं दलपति विजय माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं, दलपति विजय जो है माने जाते हैं। ठीक, दलपति विजय जो है इसके। अब देखिए ये क्या है, अगर बार फिर से आप लोग देखिए क्लास में ही आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो सामने में जब क्वेश्चन पड़ेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए दोहा कोश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सराफा माने जाते हैं। सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरी रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। और श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो शराफा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ठीक, परमार रासो किसकी रचना है, तो जगनीक कवि है। परमार रासो का एक अन्य नाम क्या है, आलाखंड। क्या है, आलाखंड। बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपत नाल की रचना है। बीसल देव रासो जो आजकल की एक ऐसी रचना मानी जाती है कि इसे मतलब ये श्रृंगार रस में लिखी गई है। ठीक है, अमीर रासो किसकी रचना, सारंगधर की रचना है। विजयपाल रासो किसकी रचना है, तो दलपति विजय की रचना मानी जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, आदिकाल। क्या बताएंगे, आदिकाल बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आदिकाल हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि, अब पूछ ले कि चंद्रवरदाई किस काल के कवि हैं, तो क्या बताएंगे आप, आदिकाल के कवि है ना। इतनी सारी चीज़ें आप जब इसे पढ़ेंगे तभी एक नंबर आपका एग्जाम में जो है मतलब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, उसमें लिखने के लिए क्योंकि आपको ठीक करना होता है। तो आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, भारतेंद्र हो गया, रीत काल हो गया, ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछेगा। उनकी रचनाएं पूछ लेगा कि मतलब किस काल की रचना मानी जाती है, इसके रचनाकार कौन से माने जाते हैं, इस काल की विशेषताएं क्या है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए क्लास में आते हैं, थोड़ा पढ़ा दें।